जापान की रहने वाली एक बहुत ही रिच फैमिली में चोली पैदा हुआ था और उसके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग पैदा होने पर वो बहुत ही छोटा था। इतना छोटा कि पैदा होने की वजह से डॉक्टर्स को डर था कि कहीं उसके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाएं, पर सभी डॉक्टर्स गलत थे। वो बचपन से ही अपनी फैंटेसीज में खोया रहता था और उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। स्कूल में कई बार वो अपने क्लासमेट्स के बारे में फैंटेसीज करता था। ये जो फैंटेसीज थी ये कोई नॉर्मल फैंटेसीज नहीं थी। अपने लुक्स में कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से वो नेचर में भी इंट्रोवर्ट हो गया था। वो स्कूल में भी अपनी फैंटेसीज में ही खोया रहता था या फिर ज़्यादा टाइम्स अपनी किताबों को देता था, नॉर्मल लिटरेचर और स्पेशल लिटरेचर में। उसने स्कूल के बाद डिग्री भी ली थी। जब चोली 23 साल का हुआ तो लिटरेचर पढ़ने के लिए उसने जापान की वोको यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी। उसके पेरेंट्स उसके इस डिसीजन से काफ़ी खुश थे। वोको यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए उसने एक फॉरेन स्टूडेंट्स को देखा। वो लंबी थी, उसके फेशियल फीचर्स भी वेस्टर्न थे, स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ थी और ये स्टूडेंट उसके दादी के अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग में रहती थी। इस बिल्डिंग के बारे में इसको ढंग से पता था क्योंकि वो कई बार अपनी दादी से मिलने वहाँ पर जाता था। तो इसने सोचा कि मैं इसे पूरा फॉलो करूँगा और आज इसका रूम का नंबर जान लूँगा। उस लड़की के रूम तक जाते हुए इसने उस बिल्डिंग को एक बार और अच्छे से देखा क्योंकि क्या पता उसे आज या फिर कभी इस बिल्डिंग से भागना पड़े। उस लड़की का अपार्टमेंट देखने के कुछ दिन बाद एक रात वो इस लड़की के रूम में गया। वो पहले तो उसका रूम देख रहा था, उसका घर देख रहा था। फिर वो उस लड़की के बेडरूम की तरफ गया जहां पर वो लड़की सो रही थी। वो समय शॉर्ट्स में थी तो उसने उस लड़की के पैर देखकर इसके अंदर एकदम से उत्सुकता जागी कि क्यों ना मैं इसके पैर देखूं। उसने अपना हाथ उसके पैर पर रखा। तभी अचानक से वो लड़की उठ गई। उसने उसे धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया, जिसके बाद वो लड़की चिल्लाई और उस लड़की को उस टाइम पर यह लगा कि कहीं ये यहाँ पर मेरा रेप करने तो नहीं आया था। लेकिन किसी को भी उसका असली मकसद नहीं पता था और उसे बस जेल में डाल दिया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि लड़के की फैमिली बहुत ही ज़्यादा पैसे वाली थी, बहुत ही वेल्दी थी, रिच थी। तो उन्होंने क्या किया, उस लड़की वालों को पैसा देकर जो भी मामला था उसको हटवा लिया। अब क्योंकि लड़के का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था इसलिए वो जेल जाने से बच जाता है। इसके बाद चोली का यानी कि उस लड़की का वोको यूनिवर्सिटी में नाम बहुत ही खराब हो गया था। उसके अगेंस्ट कोई चार्जेस नहीं थे पर सबको पता था कि उसने आखिर किया क्या है। दोस्तों, चोली जापान के बाहर जाने का सोचता है और अप्रैल 26 को वो पेरिस जाने की सोच लेता है क्योंकि वो अपने आगे की पढ़ाई यानी कि पीएचडी फ्रेंच लिटरेचर से पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस ज्वाइन कर लेता है। और यहाँ पर वो सगवा हार्डवेल से मिला जो कि हॉलैंड से पेरिस उसी की तरह पीएचडी करने आई थी। सगवा नाम की लड़की बहुत ही खूबसूरत थी और उससे 1 फुट लंबी भी थी। दोनों ही क्लासमेट थे और प्रोजेक्ट एंड स्टडीज़ के लिए दोनों एक दूसरे से कई बार मिलते रहते थे। उनके बीच में क्लोज फ्रेंड्स जैसी दोस्ती नहीं थी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। एग्ज़ाम्स क्लोज होने की वजह से ये दोनों क्लास में और कभी कभी एक दूसरे के घर जाकर साथ में पढ़ाई किया करते थे। सगवा को चोली पर इतना ट्रस्ट था कि वो उसे अपने घर पर आने देती थी, पर जब भी चोली सगवा को देखता था तो उसके दिमाग में पुराने थॉट्स वापस आ जाते थे। सगवा के थ्रू वो अपने प्लान्स कंप्लीट करने के लिए धीरे धीरे वेट करता है एक मौके का जो उसे फाइनली 2 साल बाद मिला जून 11 को। इसने सगवा को अपने अपार्टमेंट में अकेले बुलाया और कुछ काम के लिए बुलाया और ये कहकर कि बुलाया कि उसे लैंग्वेज सेक्शन में कुछ हेल्प चाहिए थी। तो सगवा मान जाती है कि ठीक है, हम तुम्हारे घर पर मिलेंगे। जैसे ही वो अपार्टमेंट में आई और जैसे ही सगवा डेस्क पर बैठी और बुक्स निकालने के लिए आगे की तरफ झुकी, तभी चोली ने उसके सर के पीछे गन रखी। इससे पहले ही सगवा कुछ समझ पाती उसने सीधा
सगवा के ऊपर गोली चला दी और सगवा उसी समय मर गई। इसके बाद उसने सगवा की मरी हुई बॉडी के साथ रेप किया, जिसके बाद उसने सगवा की बॉडी को खाना शुरू कर दिया। पतले दांत होने की वजह से जो बॉडी पार्ट्स उससे खाए नहीं गए, उसने उन्हें काट कर फ्रिज में रख दिए। क्योंकि वो जून का महीना था तो गर्मी होने की वजह से बदबू आना शुरू ना हो जाए, इसलिए उसने सारे के सारे टुकड़े फ्रिज में रख दिए। बची हुई बॉडी को उसने 2 बैग्स में भरकर फेंकने की सोची, ताकि किसी को भी सगवा की बॉडी का कुछ पता नहीं चल पाए। चोली एक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर आदमी था। वो पहले ही 4 फुट का था, उसके बाद उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो 2 क्या 1 बैग भी उठा ले। तो उसने एक कैब बुक करी। जब कैब ड्राइवर उसके घर पर आया तो उसने ही कैब ड्राइवर को ये कहा कि तुम ही ये बैग उठाओ। कैब से उतरने के बाद दोनों बैग को घसीटते हुए पार्क के अंदर ले गए। यहाँ पर ये दोनों बैग को वो थोड़ी देर के लिए वहीं पर रखते हैं और उसके बाद वो वहाँ से भागने की सोचता है, लेकिन वो कुछ ही कदम आगे चलता है कि तभी अचानक उसे अपने पीछे से एक आवाज़ आई। जब वो घूमा तो उसने देखा कि एक आदमी उन दोनों बैग्स के पास खड़ा है। उस आदमी ने इनसे पूछा कि क्या ये बैग तुम्हारे हैं? तो चोली ने रिप्लाई किया कि नहीं। इसके बाद वो जो आदमी जो उन दोनों बैग्स के पास खड़ा था, उसने कहा कि ये बैग अननोन बैग हैं, तो क्यों ना इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। तो ये सोचकर उस आदमी ने पुलिस को कॉल किया कि खाली बैग में कुछ भी हो सकता है, और इसके बाद उन बैग से कुछ अजीब सी स्मेल भी आ रही थी। इस आदमी ने पुलिस के आने से पहले ही बैग्स खोल दिए, जहां उसे सगवा की बॉडी टुकड़ों में दिखी। वो आदमी डर की वजह से नीचे गिर गया। जब उसकी हेल्प करने के लिए एक लेडी वहां पर आ गई तो बैग्स को देखकर वो भी चिल्लाने लगी। इससे चोली को पता चल गया कि उसका प्लान फेल हो चुका है और हर एक सेकंड के साथ बैग के आसपास और भी ज़्यादा भीड़ जमा हो रही थी। पर यह सब देखकर अचानक जैसा उसका दिमाग एकदम से बंद हो गया और वो चुपचाप पार्क से बाहर निकलकर घर चला गया। अगले दिन जब वो उठा तो उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके फिंगरप्रिंट्स उस बैग में हैं और बाद में उस आदमी ने भी उसे बैग के पास देख लिया था। उसे डर था कि किसी भी सेकंड पुलिस उसके घर आएगी और उसे अरेस्ट कर लेगी। बैग्स पार्क में छोड़ने के 3 दिन बाद फ्रेंच पुलिस उसके घर में आई और उसे उसके घर से ही अरेस्ट कर लिया। जब ऑफिसर्स ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने सिर्फ इतना कहा कि मुझे बस उसका मांस खाना था और कुछ भी नहीं। ये सोचकर उसके सारे बयान लेने के बाद जो भी पुलिस थी वो बड़ी ही हक्का बक्का रह जाती है कि कोई कैसे किसी का बॉडी मांस खाने के लिए किसी का खून कोई कैसे कर सकता है। क्या ये स्टूडेंट, क्या ये लड़का एक नरबख्शी था? तो दोस्तों आगे की स्टोरी ये है कि जो चोली था वो एक फॉरेन स्टूडेंट था और एक जापानीज आदमी का पेरिस में होने की वजह से ये केस कोर्ट में बहुत लंबा खिंच गया। इसके पिता ने दोबारा अपने पैसे की पावर के सहारे उसे कोर्ट में मेंटली अनस्टेबल साबित कर दिया, जिसकी वजह से वो चोली पनिशमेंट से बच गया। और इन सब के खुलासे पर सबको पता चला कि सालों पहले जापान के वोकी यूनिवर्सिटी में रहते हुए जो हुआ था, उस समय उसका लक्ष्य उस फॉरेन स्टूडेंट के साथ क्या करना था। करीब 3 साल पहले भी चोली का लक्ष्य यही था कि वो उस लड़की को मारना चाहता था और उसकी लाश को खाना चाहता था। तो दोस्तों इस कहानी से आप सबने भी देखा कि कैसे एक कमज़ोर शख्सियत वाला व्यक्ति भी अंदर से क्या निकल सकता है। किसी व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता। वो इतना पढ़ा लिखा था, इतनी बड़ी डिग्री ले रहा था, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा था। दोस्तों यहाँ किसी भी लड़की की क्या गलती है, महज ये कि उसने उस व्यक्ति को भोला समझा, मासूम व्यक्ति समझा और उससे दोस्ती की और उसके साथ कुछ समय बिताया। तो दोस्तों किसी के इरादे आप जान नहीं सकते। आप खुद अपनी सूझबूझ का उपयोग करके ये सोच सकते हैं कि सामने वाले की मंशा क्या है।
ये एक सत्य घटना की कहानी है। ऐसा कहीं आपके या आपके आसपास किसी के साथ ना हो। तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी इस पर क्या राय है, आपका इस पर क्या सोचना है। ऐसी और ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।